नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विचार समाचार पत्रिका ब्रह्मनाद में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मनाद हमारी साप्ताहिक विचार समाचार पत्रिका है और हमारा लक्ष्य है राष्ट्रीय जागरण अभियान। इस माध्यम से हम राष्ट्र में एक मजबूत विचारधारा का प्रसार करना चाहते हैं। हमारे इस आंदोलन के साथ आप भी जुड़िए। जैसा कि हम कहते हैं, ये हमारा कोई व्यावसायिक साहस नहीं है, बल्कि एक शुद्ध सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए हमारा एक यज्ञ है, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आज राष्ट्र को आपकी ज़रूरत है। हमारा लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपस में शेयर करें, ताकि हमारे विचार हर तरफ, हर क्षेत्र के लोगों तक पहुंचे और हमारा राष्ट्र मजबूत हो। दोस्तों, अब चलते हैं, इस सप्ताह हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए, देश देशांतर में। दोस्तों, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आज हम मुख्यतः दो विषय पर बातें करेंगे। पहला विषय हमारे राष्ट्र से संबंधित है, भारत से। कैसे भारत में विदेशी पूंजीपति अपनी इच्छा की सरकार थोपना चाहते हैं, यानी कि लोकतंत्र को वो खरीद कर भारत को अपने इरादों से चलाना चाहते हैं। 2024 में क्या विपक्ष को वो खरीद लेंगे या विदेशी पूंजी से 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा? आजकल राष्ट्र में इसकी बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। दोस्तों, दूसरा हमारा मुद्दा है, हम में से ही अलग हुए पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाल हम जो देखते जा रहे हैं, जैसे कि टाइटैनिक जहाज आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा था, वैसे हर क्षेत्र में पाकिस्तान जो है इतना बड़ा पीछे रह गया है कि अब एक राष्ट्र की हैसियत से उसको मौजूद रहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसे में पाकिस्तान दानिश्वरों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, कलाकारों और आम जनता क्या कह रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। थोड़ी सी पाकिस्तान बनने की पृष्ठभूमि पर भी हम झांकेंगे। तो आइए चलते हैं विषय विचार विस्तार में। दोस्तों, पहले बात करेंगे भारत की। अपने सपनों को लेकर भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर, और चौतरफा विकास हो रहा है भारत में। एक मजबूत सरकार जो है, उसका सारी दुनिया में एक लोहा माना जाता है। ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला है, तो एक तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी भारत में उभर रहा है। एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा है, दूसरी तरफ कई संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं, जो जनता में काफी लोकप्रिय होती जा रही है। भारत की तुष्टीकरणवादी राजनीति करने वाले राजनीतिक दल और नेता अपनी अपनी नई रणनीति बनाने में लगे हैं। शायद वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, लगता ऐसा है कि 2024 के बाद भारत का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नक्शा बिल्कुल करवट ले लेगा। भारत की एकता और प्रगति से नाखुश कई विदेशी शक्तियां
भारत में अलग अलग स्तर पे सक्रिय है, कभी अपने विद्रोहियों के द्वारा तो कभी अपने प्रोपेगेंडा के द्वारा, बौद्धिक विचारों के द्वारा। भारत में वो अपने जयचंदों और मीर जाफरों के द्वारा सक्रिय है और भारत को अस्थिर करने की कोशिश में। दोस्तों, जैसा कि संसद में प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक नरेंद्र मोदी सब पे भारी पड़ रहे हैं। देखिए घटनाएं कैसी बनती गई। हिंडनबर्ग के द्वारा भारत के आर्थिक आशियाने को छीन भिन करने की कोशिश हाल ही में की गई। गुजरात के दंगों के नाम पर गड़े मुर्दों को उखाड़ने का काम बीबीसी ने फिर किया। उसमें एक द्वेष की भावना थी और भारत विरोधी भावना ही थी। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। भारत में काम कर रही बीबीसी कंपनी पर जब इनकम टैक्स ने जांच पड़ताल शुरू की तो उसे मीडिया पर हमला बताया गया और सारी दुनिया में शोरगुल मचाया गया। भारत के सांस्कृतिक संगठन, साधु समाज, वीएचपी, बजरंग दल जैसे दल, आरएसएस जैसी एक मजबूत सांस्कृतिक संस्था, इन संस्थाओं पर गाह भगा आक्रमण होते रहे और हर तरफ से उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई, यानी कि भारत की पूरी सांस्कृतिक चेतना को ध्वंस करने का प्रयत्न किया गया। और अभी अभी दोस्तों चर्चा में आए अमेरिका के बहुत बड़े अमीर जॉर्ज सोरोस, उन्होंने जो भारत विरुद्ध षड्यंत्र किया उसकी बहुत ही चर्चा चल रही है। देखिए ये जॉर्ज सोरोस कौन है, क्या है उसके इरादे, उस पर हमारे जैसे ही एक वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेमी हर्षवर्धन त्रिपाठी अपनी सोशल चैनल पर क्या कह रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम आप लोग जानते हैं क्या? और जॉर्ज सोरोस भारत को कैसे देखते हैं ये आप लोग जानते हैं क्या? नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी क्या, एक तरह से कहें कि किस तरह से वो नरेंद्र मोदी से चिढ़ते हैं, किस तरह की इच्छा है, वो आप जानते हैं क्या? अब ये सब जानना आपके लिए क्यों जरूरी है? दरअसल ये सब जानना इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जॉर्ज सोरोस भारत और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बड़ी लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, वो बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं और लगातार वो भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी इस लड़ाई को छिपाते भी नहीं। जॉर्ज सोरोस हंगरियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, ऐसा है उनके पास जो कहा जाता है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट, बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। अब सवाल यह है कि ये समाज सेवा के काम में लगते हैं या पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं। इनकी बात आप सुनेंगे तो बहुत साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आज मैं जॉर्ज सोरोस पर क्यों बात कर रहा हूं और क्यों कह रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस ने भारत और नरेंद्र मोदी के उनके विरुद्ध पूरी ताकत झोंक दी है। ये नेटवर्थ अगर कहें इनकी, तो उनकी जो अभी तक की, जिसको हम कहते हैं ना कि कितनी उनकी नेटवर्थ है, तो उनकी अपनी निजी नेटवर्थ अभी $8.6 बिलियन है। उन्होंने $32 बिलियन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को दिया है। अभी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन क्या है? ये उन्हीं का अपना फाउंडेशन है। $15 बिलियन वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब यहां पर
गौतम अडानी के बारे में भी जानना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं, कभी जॉर्ज सोरोस की बात कर रहा हूं, कभी नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, कभी कैसे जॉर्ज सोरोस लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों की फंडिंग कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं, फिर गौतम अडानी की भी बात कर रहा हूं। दरअसल ओपन हाउस फाउंडेशन जो है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ये दुनिया भर में ये दावा करता है कि एक लिबरल वर्ल्ड बनाने के लिए काम कर रहा है। और उसके पहले भी उन्होंने $1 बिलियन इतना भारत के लिए किया था। और जॉर्ज सोरोस अब दुनिया भर के मंचों से प्रयास कर रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र पर हमला किया जाए। उनको समझ गया कि नरेंद्र मोदी के ऊपर देश की जनता का इतना भरोसा है, लोकतांत्रिक तौर पर विपक्ष यहां पर इस स्थिति में नहीं है को हटा, आर्थिक तौर पर भारत की कंपनियां बड़ी हो रही हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं है, विश्व मंचों पर नरेंद्र मोदी की और भारत की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही, दुनिया में जो एजेंडा ड्राइव करने का काम है, चाहे वो सोलर का हो, चाहे वो कार्बन फुटप्रिंट का हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो मामला हो, यहां तक कि अगर युद्ध का भी मामला है तो उसमें भी नरेंद्र मोदी अग्रणी भूमिका में। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को ये परेशान कर रहा है। अब उनको अभी म्यूनिक में एक कार्यक्रम में बुलाया गया था, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2023, ये कल थी। और मैं आपको उनका पूरा भाषण नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उनके भाषण के कुछ हिस्से मैं दिखाऊं उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मैंने कहां से ये लिया है, जिससे कि आप भी चाहें तो ले सकते हैं वहां से जाके, यानी ओरिजिनल सोर्स भी मैं आपको बता रहा हूं। ये रिमार्क्स डिलीवर्ड एट द 2023 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस February 16, 2023, जॉर्ज सोरोस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग अथॉरिटेरियन। जरा आप ध्यान से इस विषय को समझिए, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की तरफ से बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग अथॉरिटेरियन। और बड़े ही खतरनाक और बहुत ही धूर्त तरीके से जॉर्ज सोरोस ने नरेंद्र मोदी और अर्दोगन की तुलना करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि सीधे कोई तथ्य नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, भले ही डेमोक्रेसी है भारत में, लेकिन नरेंद्र मोदी डेमोक्रेट नहीं, ये उन्होंने कोशिश की है बताने की। दोस्तों, त्रिपाठी जी की इस बात को सपोर्ट करते हुए हाल ही में हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस पर एक बयान दिया, उसका भी एक छोटा सा अहवाल हम देख लेते हैं। चाहे वो राष्ट्रपति अमेरिका के हों, चाहे वो यूके के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति फ्रांस हों, उन्होंने हिंदुस्तान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सराहना की कि उनके देशों में आज आर्थिक व्यवस्था को हिंदुस्तान के साथ समन्वय में हम लोग एक सृजन देख रहे हैं, एक नए भारत के निर्माण को देख रहे हैं, उस सराहना के बाद तिलमिलाहट जो है वो जॉर्ज सोरोस के इस एक स्टेटमेंट से सामने आती है। जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति चाहते हैं कि एक कमजोर देश हो, जिसमें कमजोर सरकार हो, जो उनके दिशा निर्देश अनुसार चले, ये नया हिंदुस्तान है, कमजोर नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा दोनों वीडियो में हमारे देश की तरफ कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, उसका एक विचार और दिशा बताई गई है। आत्मनिर्भरता भारत की किसी को पसंद नहीं आ रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारत का किसी को पसंद नहीं आ रहा है। वो लोग भारत को पराजित, दबा हुआ देखना चाहते हैं, देश के अंदर और बाहर। इसीलिए वो लोगों ने षड्यंत्र शुरू कर दिए हैं।
कभी मोहब्बत की दुकान के नाम पर उनको मिल जाते हैं लोग, और कभी पीएफआई जैसे संगठन भी मिल जाते हैं। 2024 आते आते ऐसे बहुत सारे तूफान खड़े होंगे जिससे हमें बहुत सावधान रहना है, और इस राष्ट्र को बचाने के लिए हमें बिल्कुल जी जान से लग जाना है। तो सावधान रहिएगा, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, अब हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जरा नज़र करें। जैसा कि हमने कहा कि आज़ाद भारत के साथ भारत का विभाजन भी कर दिया गया, और वो इस दलील पर किया गया कि दो राष्ट्र, हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती, तो उसके लिए दो कौमी नज़रिया एस्टैब्लिश किया गया। और ब्रिटिशरों और सब संबंधितों ने मिलकर कोई जनमत लिए बिना, भारत की किसी जनता को पूछे बिना, अलोकतांत्रिक ढंग से उन्होंने भारत का विभाजन कर दिया। दोस्तों, इस विभीषिका में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घर-बार खो बैठे, अपने फैमिली को खो बैठे, अपने बच्चों को खो बैठे, अपने माँ बापों को खो बैठे, और जहाँ सदियों से बसा करते थे वहाँ से, उस शहर से, उस गांव से उसको उखड़ना पड़ा। गरीब लोग अपने बाप दादाओं की ज़मीन खो बैठे, और वो समझ नहीं पाए कि उसका वतन, उसका अब देश क्यों नहीं है, और उसका जो देश बन रहा है वो उसका वतन क्यों नहीं था। दोस्तों, अगस्त 1947, देखिए, पाकिस्तान के ऐलान के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने पहले वायु प्रवचन में क्या कहा। I know the people of America are deeply interested in India. I send you my cordial greetings on behalf of the Muslim India, and I feel we have your good wishes. As you know, of the many races, creeds and religions that inhabit the vast subcontinent of India, there are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan, which I am confident will settle down as friends and neighbors like Canada and United States and other sovereign states both in North and South America. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred
from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance and allegiance, and such a government will therefore be impossible. It can only function by force, but will never secure the willing approval and sanction of the 100 millions of Muslims. Unless the gravity of this aspect of the problem is realized and tackled frankly and boldly by the British government, chaos is inevitable, which must have serious repercussions and endanger the world peace. Our scheme of division of India gives Hindus 3/4 of the country, and the Muslims secure a dominant voice in the remaining 1/4 of India, thereby giving the two nations scope and opportunity to develop in accordance with their own culture and ideology, so as to contribute to the peace and advancement of the world as a whole. Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. दोस्तों, ये तो रही नेताओं की बात, लेकिन दोनों तरफ कई संवेदनशील लोग भी ऐसे थे जो सर्जक थे, जो कवि थे या लेखक थे। उन्होंने जनता की पीड़ा को देखी, जनता की आंखों में वो आंसू नहीं देख सके। जैसे कि पंजाबी कवियत्री अमृता प्रीतम ने विभाजन पर अपना रिएक्शन देते हुए वारिस शाह नाम से एक बहुत बड़ी नज़म लिखी, लंबी कविता लिखी, और उसमें उन्होंने धरती की पीड़ा को सूफी संत वारिस शाह के फरियाद करते हुए पंजाब की पीड़ा को, माँ बच्चों की पीड़ाओं को, स्त्रियों की पीड़ाओं को, जिस तरह से जघन्य अपराध किए गए स्त्रियों के ऊपर, उसकी पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया। दोस्तों, फैज साहब ने भी लिखा पाकिस्तान में, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, चले चलो कि मंजिल अभी तक नहीं आई। सब लोगों को ऐसे को लगा कि ये कुछ मंजिल से भटक जाने की बात है, जिनके लिए हम साथ साथ लड़े आज़ादी के लिए, तो अचानक हम अलग कैसे हो गए, इसमें क्या फ़र्क आ गया। इसी तरह दोनों जगह पर जो लिखने वाले थे, सादत हसन मंटो, यशपाल जैन, खुशवंत सिंह, भीष्म साहनी, टोबा टेक सिंह, झूठा सच, तमस, ये सारी रचनाएं ऐतिहासिक हो गई और उनमें विभाजन का दर्द था, जो दर्द सुनकर आज भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, कैसे अचानक ऑल इंडिया रेडियो लाहौर रेडियो पाकिस्तान बन गया, देखें एक अनाउंसमेंट उस दिन की। At the stroke of 12 midnight, the independent sovereign state of Pakistan will come into existence. This is Pakistan Broadcasting Service. We now bring you a special program on the dawn of Pakistan's independence. अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं।
तुलुए सुबह आजादी। आजाद मुमलकत के क़याम का ऐलान और ये तारीख साज लम्हा ऑल इंडिया रेडियो को रेडियो पाकिस्तान बना गया। पाकिस्तान के जन्म का पहला ऐलान इसी रेडियो के माइक्रोफोन को नसीब हुआ। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब आजाद मुमलकत पाकिस्तान का क़याम तारीख के औराक पर तो सब्त हुआ ही, साथ ही इस अजीम वतन के क़याम का ऐलान इस खित्ते के हिस्से में आने वाले 2 रेडियो स्टेशंस लाहौर और पेशावर से क्या हुआ कि गोया रेडियो की अहमियत मुसल्लम हुई। तुलुए सुबह आज़ादी की नवीद पेशावर स्टेशन से यूनुस सेठी की आवाज में उभरी और उनका सरमाया हयात हुई। मुझे याद है कि 11:10 पर मैंने आखिरी अनाउंसमेंट ऑल इंडिया रेडियो की जिसमें मैंने ये कहा कि ऑल इंडिया रेडियो है, रात के 11:10 हुए हैं, अफगान फारसी प्रोग्राम खत्म होता है और इसके साथ ही हमारी तीसरी मजलिस भी, हमें इजाजत दीजिए आधा बरस। उसके 50 मिनट के बाद 12 बजे उसी माइक्रोफोन से, उसी स्टूडियो से, उसी स्टेशन से हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज अदा करने के बाद हम सब की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, इसलिए कि हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके थे। मारूफ शायर और अफसाना निगार मरहूम अहमद नदीम कासमी के हिस्से ये एजाज आया कि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नशर होने वाला पहला मिल्ली नगमा उन्हीं का तख्लीक करता था। दोस्तों, जुनून और धिक्कार और पागलपन की मानसिकता से बना हुआ पाकिस्तान आज तक उसी मानसिकता से बाहर नहीं आ सका। इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। वो आधुनिक राष्ट्र कभी नहीं बन सका। एक जुनूनी जिहादी जगह बनकर वो रह गया और उनके शासक यही चाहते थे। वो प्रजा को लूटते रहे, संसाधनों को लूटते रहे और पाकिस्तान को दुनिया में हर जगह बेचते रहे, डॉलर कमाते रहे और विदेश में अपने बड़े बड़े बंगले, घर और उद्योग बनाते रहे। पाकिस्तान में रहने वाले आम नागरिकों के लिए एक दोजख जैसी जगह बन गई। देखें, कुछ एक पाकिस्तानी वतन प्रेमी बुद्धिजीवी पाकिस्तान का कितना नाप तोल करके रिएक्शन दे रहे हैं। आज के हालात पर पाकिस्तानी बुद्धिजीवी क्या सोच रहे हैं, उसके कुछ वीडियोस क्लिपिंग हम आपको दिखाते हैं ताकि आप तय कर सकें कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत आज किस तरह कहां पर खड़ा है। सर, आज इस साल के गुजरते लम्हों और आने वाले लम्हों के इस्तकबाल में आप क्या समझते हैं कि इसी तरह ही होता रहेगा जिस तरह 75 सालों से हो रहा है? जिस तरह 75 साल से हो रहा है, अगर ये समझ आ जाए हमारी पावर एलीट को, रूलिंग क्लास को, तो इसके बाद एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि चंद चीजें, जैसे आपने बहुत अच्छा है पास्ट की बातों को सम अप कर दिया है। देखें, पाकिस्तान इज अ फैक्ट। उसके 220 मिलियन सिटीजन्स हैं। हाँ जी, उसकी अपनी एक क्रेडिबल डिफेंस भी है और सारा कुछ जो एक मॉडर्न स्टेट की पैराफर्नीलिया होता है वो यहाँ पे मौजूद है। जो चीज़ मौजूद नहीं है वो आज की जो स्टेट की बेसिक फंक्शन है एज अ सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान बतदरीज अपनी डिलीवरी की जो कमिटमेंट है एक मॉडर्न स्टेट की, वेलफेयर आप छोटे, बेसिक मिनिमम क्लीन वाटर, हाँ जी, और लोगों को कोई शेल्टर, ये वो सारे वो वादे जो हुए थे वो पाश हो गए हैं। अब मसला ये है कि ये समझ आपको भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, हम क्योंकि सारी दुनिया के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं
तो मैंने वो चंद जो होते हैं ना इंटरनेशनल इंडिकेटर्स वो देखे हैं। जहां तक ये अपना इकोनॉमी का सत्यानाश है, इट्स टू वेल नोन, हम क्या बात करें। हाँ जी, प्रैक्टिकली वी हैव बीन बैंकरप्ट, लेकिन उसको हम मानते नहीं है, क्योंकि मानने के बाद फिर फ्यूचर बिल्कुल ही एक हो जाता है ना, इट्स अ पिट इन विच यू फॉल। तो अभी तक कोशिश है किसी तरीके से वो डेट सर्विस पे कर दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, बट जैसे मुझे समझ आती है, जो लेंडर होता है वो अपनी कैपिटल को और वो तो वापस मांगते हैं ना, तो आप कहां से वो देंगे। एक तो ये मुसीबत है। दूसरी बात ये है कि आपने अपने जो सूबे हैं पंजाब से निकल जाएं, उनके साथ जो रिलेशंस आज तक रखे हैं वो भी फेलियर है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ब्रेकअप ऑफ ईस्ट पाकिस्तान है, जो अब बांग्लादेश है। तो इन सारी चीजों में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं है। सर, ये जो हुआ वाकया पेशावर का, 100 जनाजे रखे हुए हैं और ये 100 घर हैं, मतलब ये सिर्फ 100 अफराद नहीं है, ये 100 फैमिलीज हैं जिनके साथ ये हुआ। तो यहाँ पे जो अभी तक हमें यही नजर आई कि जिस तरह बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये जो है, ये जाहिर है कि इसको उन्होंने जो अपनी जानों की कुर्बानी दी। फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में जो चलता रहा है, पॉलिसीज चलती नहीं, उसके ऊपर भी बात की। लेकिन जो वहां पे रहने वाला है वो तो इस तरीके से नहीं देखता ना इसको, जिसके साथ ये हुआ। उसकी क्या सोच होगी सर इस बारे में? पहली बात तो ये है कि कुर्बानी जानवर की दी जाती है, इंसान की नहीं। कुर्बानी आप बकरों और भैंसों की देते हैं, पश्तूनों की नहीं। तो ये जो नैरेटिव का इशू है, पहली बात तो ये कि इसको ठीक करना होगा कि ये जो कुर्बानी का लफ्ज़ है, इसको बिल्कुल नैरेटिव से निकालना होगा। जब कोई पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो उनको कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए नहीं भेजते हैं, बल्कि वो उनको पढ़ाई के लिए भेजते हैं। तो जब आर्मी पब्लिक स्कूल में 132 बच्चों को जब मारा गया बहुत बेदर्दी से, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इनकी कुर्बानियां जो हैं ये रायगान नहीं जाएंगी। वो 2014 में मेरे ख्याल में हुआ था। इसके बाद कितनी बॉम्बें हुई, कितने अटैक्स हुए। ऑल सेंट चर्च पेशावर में जो बहुत बड़ा वाकया हुआ, उसमें 127 लोगों को मारा गया। और कल जो हुआ है वो 101 लोग जो हैं वो अभी तक उसमें मारे गए हैं, बहुत बेदर्दी के साथ। ठीक है ना, उन्होंने कोई वॉलंटियर नहीं किया था कि हम जी कुर्बानी के लिए जा रहे हैं तो आज जो है वो हम मस्जिद जाएंगे कुर्बानी के लिए। कोई भी जो है ना वो वॉलंटियर नहीं करता है कि वो कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है। और इससे मेरे ख्याल में कोई गंदी बात जो है वो और नहीं हो सकती है। लीडर्स जो हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। आज दूसरा दिन है इस सानहे का, और लोग ऑलरेडी जो है वो मूव ऑन हो चुके हैं। लोग ऑलरेडी जो है वो खैबर पुख्तनख्वा में वो इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। तो जब मतलब अगर किसी भी दूसरे मुल्क में इस तरह का वाक़या होता तो वहां पे बहुत सारे लोग खुद ही इस्तीफा दे देते, या अगर वो इस्तीफा ना देते तो उनको जो है वो नौकरी से अलहदा कर दिया जाता। तो पहली बात तो नैरेटिव में ये है कि ये कुर्बानी का लफ्ज़ जो है इसको आपने निकालना होगा। और दूसरी बात जो ये है, जो कल शहबाज शरीफ ने की थी, वो ये थी कि मुसलमान इस तरह के हमले मस्जिद पर नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोई हिंदू नहीं था, ये कोई सिख नहीं था, ये कोई ईसाई नहीं था, ये कोई आतिश परस्त नहीं था, ये मुसलमान था जिसने ये हमला किया है। और मुसलमान हमेशा से ये हमले कर रहे हैं। पिछले 40 सालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ये हमले कर रहे हैं। हिंदू ने कभी भी इस तरह का कोई हमला नहीं किया है, किसी सिख ने नहीं किया है, किसी अहमदी ने नहीं किया है, किसी शिया ने नहीं किया है, किसी बरेलवी ने नहीं किया है। सिर्फ एक फिरका है जो कि इस तरह के हमले कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे क्योंकि ये उनकी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है और ये उनकी एक रिलीजियस फिलॉसफी है, जिसके तहत ये सब कुछ वो पिछले 40 साल से कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है जो शहबाज शरीफ ने कही है
ये सिर्फ अपने आप को जिम्मेदारी से जो है वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं कि मुसलमान इस तरह का हमला नहीं कर सकते हैं। ये दूसरी बात जो है, ये नैरेटिव से बहुत जल्दी अगर आप नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इस मसले पे काबू नहीं पाना चाहते हैं। जब तक आप ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये काम मुसलमान खुद कर रहे हैं, पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं, और वो जब तक ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये जो है ये इंडिया कर रहा है और ये अफगानिस्तान कर रहा है और इसकी हमें पता है कि इसकी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा सर, आपने अभी जिक्र किया इमरान खान का, तो आपको भी तो इमरान खान ने एक दफा किसी कोई असाइनमेंट दी थी कि आप मेरे साथ मिलकर काम करें, तो कितना अरसा आपने काम किया उनके साथ और वो तजुर्बा कैसा रहा? भाई आपको ये चीजें कहां से याद रहती? वो वहां पे आपको डॉक्टर मुर्तजा साहब भी मिले थे ना? हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे है, ये गालिबन 95-96 की बात है। उस वक्त इमरान खान ने जमाइमा से शादी नहीं की थी और उसके साल बाद उसने की, तो अब आई थिंक इट वाज 96 या ऐसे कुछ। खैर, एक हमारा कॉमन फ्रेंड था, उसने कहा कि इमरान आपसे मिलना चाह रहा है। उसने बड़ा अच्छा कैंसर हॉस्पिटल बनाया और वो अब एक यूनिवर्सिटी तालीम के लिए कुछ करना चाह रहा है। वो एक तहरीक शुरू करना चाह रहा है ताकि यहां तालीम आम हो जाए। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम उसके घर गए, जमान पार्क लाहौर में। उधर उसने 4 और लोगों को बुलाया था। एक जो कोई डेप्यूटी कमिश्नर होता था, नूरानी, तस्नीम नूरानी मेरा ख्याल है नाम है जी। वो तो रिटायर हुए थे एज फेडरल सेक्रेटरी। हाँ, फेडरल सेक्रेटरी, हाँ ठीक है, ठीक। और फिर 3 मुल्लाओं को बुलाया। एक उनमें से कोई नियाजी था, एक वो था मुर्तजा, उसका नाम मौलाना मुर्तजा था जी, गुलाम मुर्तजा। हाँ जी, वो बाद में कत्ल हो गए थे। वो बाद में कत्ल हो गए और लाहौर में ही हुए, और वो सख्त एंटी शिया थे और उन्होंने बहुत शियों को मरवाया था। और फिर एक तीसरा मौलवी भी था। अच्छा, वो बात इमरान खान ने शुरू की। उसने कहा कि देखिए, मैंने बड़ा अच्छा कैंसर हॉस्पिटल बनाया, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ तालीम के लिए एक नई मुहिम शुरू की जाए। तो मौलवियों ने कहा कि ये क्या आप करना चाह रहे हैं? पहले तो आप तालीम की समत ठीक करें, क्योंकि ये जो हमारे स्कूलों में तालीम दी जा रही है, ये तो एक सेक्युलर सोच लेकर आएगी, और सेक्युलर सोच हम समझते हैं कि ये कुफर है। एक मौलवी ने कहा कि मैंने कई प्रपोजल भेजे हैं गवर्नमेंट को, और फाइल पे फाइल मैंने भेजी है कि यहां इस्लामी तालीमात ही होनी चाहिए, कि मदारिस की तालीम होनी चाहिए। दूसरे ने कहा बिल्कुल ठीक है, ये जो पढ़ाते हैं आप, अलिफ से आम, बे से बकरी वगैरह वगैरह, इसका कोई फायदा नहीं। आपको पढ़ाना है अलिफ से अल्लाह, बे से बंदूक, और फिर होते होते उसने ना हाथ ऐसे ऊपर कर लिया, जिम से जहाद। उफ। उसके बाद तो खैर हो गई मेरी और उन मौलवियों की खूब जबरदस्त लड़ाई, और इतनी ज्यादा हो गई कि मीटिंग ही खत्म हो गई। अब मीटिंग खत्म हो गई तो उसके बाद इमरान आया मेरे पास और गले में हाथ डाला और उसने कहा, यार परवेज, ये तो हमारे अपने ही लोग हैं, इनको साथ लेकर चलना होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने ये सारे वीडियो क्लिपिंग देखे, किस तरह अन्याय और आतंक फैला हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चाहे सिंध प्रांत हो, चाहे मुहाजिर लोगों का संगठन हो, चाहे पख्तून लोग हो, चाहे बलूच जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग
पाकिस्तान राष्ट्र से तंग आ चुके हैं, उसके शासकों से तंग आ चुके हैं, भ्रष्ट अधिकारियों से तंग आ चुके हैं और उसके भ्रष्ट पॉलिटिकल नेताओं से तंग आ चुके हैं, उलेमाओं से तंग आ चुके हैं, मौलानाओं से तंग आ चुके हैं। लेकिन उनको लिए छटपटाने की सिवाय अब और कोई मार्ग नहीं रहा, क्योंकि उन्हें जो अफीम पिलाया गया था भारत के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध, उससे उसकी बहुत बदहाली हो गई। दोस्तों, महाजिर कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन क्या कह रहे हैं, देखें हम जरा एक वीडियो। ये पीपल्स पार्टी के ये कह रहे हैं कि हम सिंध धरती माँ इनकी माँ नहीं है। माँ के बेटे कभी माँ का सौदा नहीं करते। सिंध में पाइप गैस की लाइनें हैं, जहां गैस निकलती है, कोयला निकलता है, मादनियात निकलते हैं, तेल निकलता है, वहां सिंधियों को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पंजाबी फौज का कब्जा है। अगर नहीं तो वजीर आला कहे कि नहीं, इस पे हमारा कंट्रोल है। सूबाई हुकूमत का बताया वजीर आला अगर मर्द का बच्चा है तो। सिंधी शर्मचारो, ऐहद करो कि बच्चा उर्दू बोलने वाला सिंधी हो या सिंधी बोलने वाला सिंधी, हम कट मरेंगे और सिंधु देश को आजाद कराएंगे। और अगर हम सिंधु देश को आजाद न करा सके तो हमें खुदा मौत दे दे, वरना आजादी के लिए हमारे वसाइल, जिसकी नेमत से हम महरूम हैं, वो वसाइल दे दे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, ऐ मालिक के दो जहां, अपने नेक बंदों के सदक़े वो वसाइल, उन चीजों की जरूरत जो होती है हम लड़ने के लिए नहीं, हम अपने चप्पे चप्पे सिंध धरती के एक एक इंच के दिफा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे नहीं। हम कहेंगे, नोटिस देंगे 24 घंटे का, 24 घंटे के अंदर गेट आउट, गेट आउट, जाओ अपने सूबे में जाके बदमाशियां करो, गैस की फील्ड खाली करो, कोयले की फील्ड खाली करो, तेल के कुएं खाली करो, मादनियात के ज़खायर खाली करो। 24 घंटे का वक्त देंगे, चले जाना। ये सिंध की धरती का एक एक वसीला, वसाइल, जखीरा, ज़खायर, मादनियात, ये सब सिंध के मुस्तकिल बाशिंदों के हैं, बाहर से आने वालों के लिए नहीं है। बाहर से आने वालों ने जिसको अपनी धरती मां बना लिया है उनके लिए तो है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए नहीं है। सीधी और साफ बात करता हूं, झूठ नहीं बोलता। लिहाजा जो गैर सिंधी, गैर उर्दू बोलने वाले, वो जो सिंध को अपनी धरती बनाना चाहते हैं, वो एलानिया बनाए कि हम पंजाबी, पठान वगैरह वगैरह, हम सिंध में रहते हैं, सिंध का खाते हैं, सिंध में कमाते हैं, यही दफन होंगे, अब यही हमारी धरती है, हम सिंध की धरती के हुकूक के लिए लड़ेंगे, हम आपको गले लगाएंगे। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। अब सिंध में जीएम सैयद की एक मूवमेंट थी सिंधु देश की, जिसका नारा था जिए सिंध। वो मुहिम अब किस तरह से रंग ला रही है और किस तरह से सड़कों पर आम जनता सिंध की उतर कर प्रदर्शन कर रही है सरकार के विरुद्ध, उसकी भी एक वीडियो क्लिपिंग देखें।
सिंधु देश। पीओके वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, गिलगित बिल्तिस्तान वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, सराइकी वहां पर मुतमईन नहीं है, और हम सिंधी तो पहले दिन से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान कोई हमारा मुल्क नहीं है, हमारा जो तारीखी वतन है वो सिंध है, सिंधु देश है, लिहाजा हमें सिंधु देश की आजादी चाहिए। ये जो हमारे बैनर्स थे, जब हजारों लोग वो बैनर उठाकर वहां रैली निकालते तो वो आईएसआई को, पाकिस्तान की फौज को गंवारा नहीं था। लिहाजा कल सन में पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की रेंजर्स ने जिस तरह वहां फायरिंग की है, हमारी औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, सियासी कारकुनों को जख्मी किया गया है, और 200 से ज्यादा जो है वो हमारे सियासी वर्कर लापता हैं। अभी जिस तरह चीन इस्लामी दहशतगर्दों को दहशतगर्द घोषित करने के उस इंटरनेशनल जो इदारों की उस फैसलों से हमें अगर रुकावट डाल रहा है तो ये कल चीन के भी गले में पड़ जाएंगे। तो चीन दोहरा खेल खेल रहा है। एक तरफ वो खुद अपने युगर मुसलमानों को किस तरह ब्रूटलिटी से कुचल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो इस्लामी आतंकवादी जो लीडर है उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसा आपने सिंध की क्लिपिंग में देखा, ऐसे ही बलूच लोग, उसकी लीडर है नायला कादरी बलोच। सुनिए अपनी बात कहते हुए वो पाकिस्तान के बारे में, बलोच फ्रीडम फाइटिंग जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या कह रही है। एक वीडियो उसका भी आप देखें। सर्जिकल स्ट्राइक्स हिंदुस्तान की जनता को मुबारक हो। आखिरकार हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से ये पॉलिसी बनी और ये शुरू हुआ कि जो टेरर है, जो आतंक है, उसको रोकने के लिए हमेशा जो एक खामोशी थी और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जाते थे, टेरर के मुसलसल हमले किए जाते थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था, कोई ऐसा जवाब नहीं था। क्योंकि जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें थी, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने वहां जाकर काम किया है और ये जो आतंक के गढ़ हैं, ये आतंक के गढ़ जो हैं, ये जिन नामों पे चलाए जा रहे हैं, इनका उन नामों से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो पूरी इंसानियत के खिलाफ है। जहां इंसान बसते हैं, जहां जिंदगी बसती है, ये उसके दुश्मन हैं। और ये सिर्फ 3 या 4 जो कैंप्स थे उनको खत्म करने से ये आतंक खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसा है कि आपने उसके पत्ते काट लिए, जड़ तो इसकी है, इसका तना और इसकी जड़ जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री, वो पाकिस्तान की GHQ में है, जो इस आतंक को बनाते हैं। तो हमारा बलोचों का हिंदुस्तान के जनता के साथ, आपके साथ, हम बलोच आपके साथ खड़े हैं और आप ही की तरह बलोच भी पाकिस्तान के आतंक से हर रोज हम अपनी जनाजे उठाते हैं, हम हर रोज। दोस्तों, पख्तून अवाम एक लड़ाईक कौम है और पख्तूनिस्तान
भारत से इतना प्रेम करता है, जिसकी मिसाल ये थी कि सरहद के गांधी जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, उसको जबरन वहाँ भेजा गया। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन अभी एक नौजवान खड़ा हुआ है जिसका नाम है मंजूर पश्तीन। वो पाकिस्तान की सेना के साथ भी लड़ रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा है और पख्तूनों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। एक वीडियो उसका भी आप देखें। सड़कों पर फिर सैलाब उमड़ा है। आम जनता की आवाज एक बार फिर बुलंद हो गई है। एक बार फिर एक चेहरा सरकार को हिला देने वाले आंदोलन की पहचान बन गया है। ये वो चेहरा है जिससे आज पाकिस्तान की सरकार खौफ खा रही है। ये वो शख्सियत है जिसके पीछे पाकिस्तान की 4 करोड़ आबादी सड़कों पर निकल पड़ी है। नाम है मंजूर पश्तीन। 26 साल के इस युवा ने पाकिस्तान की जमीन पर पश्तून समुदाय के हक की आवाज बुलंद करते हुए ठीक वैसा ही आंदोलन खड़ा कर दिया है जैसा कुछ साल पहले हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज सेवी अन्ना हजारे ने किया था। उस वक्त हिंदुस्तान में अन्ना की ये सफेद टोपी आंदोलन की पहचान बनी थी। ठीक उसी तरह पाकिस्तान में मंजूर पश्तीन की ये लाल टोपी सरकार के खिलाफ गुस्से का प्रतीक बन गई है। 26 साल का ये नौजवान जब अपने हक की आवाज बुलंद करने अपने गांव से निकला तो इसके साथ महज 11 लोग थे। 11 लोगों को साथ लेकर मंजूर पश्तीन पाकिस्तान की सड़कों पर उतरा और देखते ही देखते कारवां बड़ा होने लगा। पहले भीड़ सैकड़ों में जुटी, फिर हजारों लोग साथ आए, फिर बात लाखों लोगों तक फैली और अब करोड़ों लोग एक साथ एक आवाज में पाकिस्तान से आजादी की मांग करने लगे। आए इतने सारे लोग आए, आप देख रहे हैं, इस मकसद के लिए है कि बहुत से गरीब बच्चे जो है वो हुकूमत के कब्जे में। हर तरफ, हर जगह, हर उम्र के लोगों के सिर पर दिख रही है लाल टोपी। पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर में बगावत की पहचान बन गई है ये लाल टोपी। और इस लाल टोपी ने जिस शख्स को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफजदा कर दिया है वो है सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार को पर्दे के पीछे से चलाने वाले कमर जावेद बाजवा को मंजूर पश्तीन और लाल टोपी से इस कदर डर लगने लगा है कि इस आंदोलन के खिलाफ वो अनाप शनाप बोलने लगे हैं। बाजवा ने इसे साजिश के तहत किया गया आंदोलन करार दिया है। हमारे दुश्मन जानते हैं कि वो सीधी लड़ाई में हमसे नहीं जीत सकते, इसीलिए वो हमें क्रूर और अत्याचारी साबित करके हमारे खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। वो हमारे अपनों को भड़काकर हमें इरादों में कमजोर करना चाहते हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर कमर बाजवा किसे अपना दुश्मन मान रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को या फिर 26 साल के उस नौजवान को जिसने पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। और दोस्तों, आखिर में हम देखें पीओके में क्या परिस्थिति है, जो जबरन पाकिस्तान ने जिस पर कब्जा किया हुआ है। उसके सामाजिक नेता अपनी आज़ादी के बारे में क्या सोचते हैं, देखें एक छोटा सा वीडियो। Hello and welcome
वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मुतालिक जानकारियां देते हैं। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब है और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो जिसने पिछले साल जन्म लिया था वो अब मजीद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के पास खाने के लिए ना सिर्फ ये कि आटा नहीं है, बल्कि लोगों के पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है कि इस वक्त जो 20 किलो का आटे का थैला है वो 4,000 रुपए में भी नहीं मिल रहा। एक ऐसे मुआशरे में जहां लोगों की तनख्वाहें जो है वो 6 से 15,000 रुपया महीना हो, वहां इंसान जरूरियात जिंदगी अगर महंगी हो जाए तो फिर उनको खरीद नहीं सकता। लोगों के बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास चूंकि फीस नहीं है स्कूलों के देने की, इसलिए जो है वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूलों से उनको निकाला जा रहा है। इसी तरह से एक अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा हो रही है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, जहां लोग और बच्चे रोटी के एक नवाले के लिए बिलक रहे हैं। कुछ वीडियोस हमने इकट्ठी की हैं जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां से हमने इकट्ठी करके कंपाइल की हैं। आपको दिखाने के लिए एक झलकी आपके सामने रखना चाहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है वो क्या है। देखिए ये वीडियोस। आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से बात कर रही हूँ। इस कदर महंगाई है, ना हमें आटा मिल रहा है, ना हमें चीनी मिलती है, ना हमें तेल मिलता है, ना हमें गैस वगैरह मिलती है, ना हमें दवाइयाँ मिलती हैं। हम अगर अस्पतालों में जाते हैं इलाज के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते। अगर हम किसी से उधार लेके जाते हैं तो वहाँ पर कोई पूछता ही नहीं है, धक्के लगा के बाय कर देते हैं। हमारा अपने हुक्मरानों से ये सवाल है कि हम इस महंगाई में किधर जाएं, हम इस महंगाई में किधर जाएं और क्या न करें। कर ले। आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि हम अपने बच्चों को पेट भर कर खाना नहीं दे सकते, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। हम कहाँ जाएं, ना उनको स्कूल भेजने के लिए यूनिफॉर्म होते हैं, जाएं तो फीस ही नहीं होती, फीस कहाँ से दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से बोल रही हूँ। बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे निके निके हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं। हम मांगने के लिए जाते हैं, कुछ भी कोई नहीं देता। और इसकी जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है। हम कशकी कर जाए फिर। लुब्बे लुबाब ये है कि हमसे कुछ नहीं हो रहा। नाजरीन, हमने आपको एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी दिखाया। एक तालीम याफ्ता MA पास खातून जिसके शौहर भी तालीम याफ्ता हैं, उनकी कहानी भी आपने सुन ली। घरों में काम करने वाली ख्वातीन जो हैं उनकी भी आपने दास्तान सुन ली, बेवाओं की भी आपने बात सुन ली। तो इन हालात में इस वक्त जो है वो नजर ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान मिनी बजट पेश किया है जो पार्लियामेंट में, और जो अब सदर को भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए, उसके बाद जो महंगाई आ रही है, $170 बिलियन के जो टैक्सेस लगाए जाएंगे और जो फ्यूल 272 रुपए का कर दिया गया है, ये तमाम जो महंगाई है इसका बोझ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अवाम नहीं उठा। और आप जानते हैं कि मैं कोई भी बात जो है वो सनसनी फैलाने के लिए नहीं करता, ना मैंने कभी की है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग इस मिनी बजट के बाद आने वाली महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लोग बता रहे हैं आपको कि हम एक वक्त का खाना भी नहीं अफोर्ड कर सकते खाना। तो इसके बाद जो है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो किस मुसीबत में मजीद धकेले जा रहे हैं। नाज़रीन, एक और वीडियो आपके लिए हम ला रहे हैं जो एक मकामी जर्नलिस्ट ने वॉक्स पॉप यानी वॉइस ऑफ द पीपल की शक्ल में बनाया है, और वो बाजार में गए हैं और उन्होंने बाजार में कुछ ताजरों के इंटरव्यू किए हैं। ये इंटरव्यूज भी इसी बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अब ये जो महंगाई की नई लहर आ रही है
ये सिर्फ गरीब तबके को नहीं बल्कि दरमियाने तबके को भी अपनी लपेट में ले लेगी, और दरमियाना तबका जो है वो मजीद अपना सोशल पोजीशन एज मिडिल क्लास वो अब बरकरार रखने की पोजीशन में नहीं रहेगा। देखिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रफाकत बलोच और आप देख रहे हैं पाक कश्मीर नीलम किनारे टीवी। नाजरीन, इस टाइम में मौजूद हूं मुजफ्फराबाद टांगा स्टैंड में और बढ़ती हुई पेट्रोल और महंगाई से अवाम कितनी परेशान रहते हैं, अवाम की राय। दिल तो रो रहा है क्योंकि इस अवाम नास को देख कर दिल बड़ा परेशान है। बोलता मैं हूँ, तकरीरें वगैरह मैंने पहले भी की, लेकिन आज मैं रो रहा हूँ, यानी दिल रो रहा है। तो अंदाजा कर लें, ये गरीब लोग ये सामने आपके खड़े हैं, ये आए रोज डीजल पेट्रोल महंगाई, दूसरे तीसरे आटे की किल्लत इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ आटा भी नहीं मिलता। मुजफ्फराबाद हमारा दारुल खिलाफा है, दारुल खिलाफे में अगर आटा ना मिला तो फिर कहाँ मिलेगा। ये नीलम वैली, लीपा वैली, बाकी लोग क्या करेंगे इस महंगाई के दौर में भी, और आटा ना मिले। अगर आटे की थैली के लिए अगर लीपे से कोई आता है या नीलम वैली से आता है, वो तो तकरीबन 3000 रुपया खर्च करके आते हैं एक आटे की थैली के लिए। तो रास्ते भी अभी खुले, ऐसा नहीं है कि रास्ता ना हो। तो बाकी जो हालात है मुल्क के, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो है ना इंतहाई हुकूमत ना इंसाफी कर रही है अवाम के साथ, अवाम मर रही है और वो याशियाँ कर रहे हैं, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। मुझे अफसोस होता है इस बात का कि आए रोज महंगाई। आप पहले उसको कहते थे किसको, क्या नाम है, इमरान खान को, कि उसने बहुत महंगाई कर दी, अवाम को पीस दिया, ये किया वो किया। आप अंदाजा लगाएं, हम हमारे सपोर्टर हूँ, मैंने इनका जो है ना इलेक्शन मुहिम चलाई 1988 में। मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था, ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन मुहिम मैंने चलाई है लाहौर में जाके। आप अंदाजा करें कि ये क्या हो रहा है। वो हुकूमत आई, खुशी हुई लोगों को कि ये हुकूमत आएगी तो रियायत करेंगे, पेट्रोल नीचे आएगा, बाकी ये शाय खुर्दनोश नीचे आएगी, लेकिन हालात तो सभी गंभीर हो चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये अवाम कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, क्या करेगी। तो दोस्तों, ये दोनों देशों की आज की परिस्थिति की हमने बात की। हो सकता है आने वाले समय में 2024 में भारत के उपखंड का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नक्शा ही बदल जाए। हो सकता है वो लोग लौटकर वापस आए, या हो सकता है वो भारत और हिंदुओं से इतना विरोध करना छोड़ दे और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोशिश करें। दोस्तों, आप भी जरा सोचिए, जब तक हम मजबूत होंगे, हमारा राष्ट्रवाद मजबूत होगा, हम एक साथ चलेंगे, तब तक सारी दुनिया हमें सलाम करेगी। अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो जैसे पहले देश गुलाम हो गया, विध्वंस हो गया, आपसी, जातीय, सामाजिक, ये सारी जो बुराइयां हैं वो निकाल कर हमें एकजुट होना है, एक राष्ट्र को बनाना है, मजबूत राष्ट्र को बनाना है। और मजबूत राष्ट्र बनेगा तो सभी लोग मजबूत होंगे, सभी जातियां, सभी वर्ग के लोगों को फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों सोचिएगा। अब चलते हैं हमारा स्थायी स्तंभ जो है वंदे मातरम में। दोस्तों, आज वंदे मातरम में हम बात करेंगे ऐसे ही सिंध के एक बहुत बड़े नामवर शहीद हेमू कालाणी की। दोस्तों, ये हेमू कालाणी ने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। सिंध का एक ऐसा नौजवान था जो फांसी के फंदे पर लटक गया, लेकिन आज़ादी के लिए कोई समाधान नहीं किया। जब उसको फांसी दी गई तो वो बहुत छोटा था। भगत सिंह जी की माता जी ने कहा था उनकी माता को, जेठीबाई को, कि तुम्हारा लड़का तो मेरे लड़के भगत सिंह से भी छोटा था और फांसी पर चढ़ गया। आज़ादी के बाद सखर में उसके नाम से पहले एक बाग बगीचा बनाया गया था, उसका नाम दिया गया था, लेकिन बाद में कट्टरपंथी सिंधी लोगों ने
और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वगैरह ने मिलकर उस बगीचे का गार्डन का नाम बदल दिया और सिंध पर पहले जिन्होंने आक्रमण किया था वो मीर कासिम के नाम से उस बगीचे का और बाग का नाम रखा गया। ये लोग खुद अपने ही आज़ादी के आंदोलनकारों से कितनी नफ़रत करते थे, इसको समझना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन थे वो हेमू कालाणी, कैसा था उनका जज्बा, एक छोटी सी फिल्म डॉक्यूमेंट्री। थैंक यू। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस भूमि के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश को जिन वंदनीय वीरों ने आजाद कराया, उनमें सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद हेमू कालाणी थे। हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च 1923 के दिन अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के सक्खर जिले में हुआ। उनके पिता का नाम पेसुमल कालाणी और माता का नाम जेठीबाई था। हेमू का पूरा परिवार देशभक्ति से ओतप्रोत था। उन्हें बचपन में भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के किस्से सुनाए जाते थे और इसी वजह से उनमें बचपन से ही देश पर कुर्बान होने की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। बाल्यावस्था में हेमू बड़े होशियार व बुद्धिमान थे। इनकी शिक्षा 5 वर्ष की आयु में गांव के प्राइमरी पाठशाला से शुरू हुई। यहाँ सिर्फ कक्षा 4 तक ही पढ़ाई होती थी, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सक्खर के तिलक हाई स्कूल में दाखिला लिया। हेमू जितने पढ़ाई में काबिल थे, उतने ही खेल कूद में होनहार भी थे। अपने स्कूल में हेमू पढ़ाई के साथ ही हर प्रकार के खेल में हमेशा अव्वल नंबर पर रहते थे। उन्हें कुश्ती, कबड्डी और तैराकी का बड़ा शौक था, जिनमें उन्होंने कई पदक जीते। हेमू अक्सर गांव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ तिरंगा झंडा लिए देशभक्ति के गीत गाते और भारत माता की जय के नारे के साथ लोगों में जोश भरने का कार्य करते थे। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही हेमू अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी दल बनाकर उनका नेतृत्व करते। हेमू बचपन से ही निडर थे। गांव में जब अंग्रेज अधिकारी अपने लश्कर के साथ निकलते तो लोग डर के मारे घरों व दुकानों की दरवाजे व खिड़कियां बंद कर लेते थे, मगर हेमू अधिकारियों के सामने उन पर तंज कसते हुए खुलेआम घूमा करते थे। अपने सहपाठियों व दोस्तों के साथ वे गीत गाते हुए कहते कि जान देना देश पर यह वीर का काम है, मौत की परवाह न कर जिसका हकीकत नाम है। देशभक्ति से लिपटे उनके गीत लोगों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूकता पैदा करते। इस निडर आजादी के सिपाही का बस एक ही सपना था कि वे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की तरह देश के खातिर फांसी के फंदे पर झूल जाए। इसके लिए वे अपने गले में फांसी का फंदा भी डालते और शहीदों को याद करते। अपने दोस्तों के साथ हेमू ने सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया और लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। वे जल्द ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और राजनीतिक सभाओं, जुलूसों और प्रभात फेरियों में भाग लेकर इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो हेमू अपने साथियों के साथ बड़े जोश व खरोश के साथ उसमें कूद पड़े। जब इस आंदोलन से जुड़े महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफार खान जैसे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया तो इस आंदोलन की ज्वाला और भड़क उठी। हेमू ने सिंध में तहलका मचा दिया था। उनके जोश को देखते हुए लोग जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। हेमू ने अंग्रेजी सरकार को भारत से उखाड़ फेंकने का दमखम दिखाया। उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया। ब्रिटिश उनकी निडरता से भरे कार्यों को देखने के बाद खौफ खाने लगे थे। अक्टूबर 1942 में
जब हेमू को पता चला कि अंग्रेजों का एक दस्ता हथियारों से भरी ट्रेन को उनके नगर से लेकर गुजरने वाले हैं, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ पटरी की फिश प्लेट खोलकर रेल को पटरी से उतारने का प्लान बनाया। वो अपने साथियों के साथ इस काम को अंजाम दे ही रहे थे कि अंग्रेजों ने उन्हें देख लिया। हेमू ने जब अंग्रेज अधिकारियों को पास आते देखा तो उन्होंने अपने सभी साथियों को भागने को कहा और वे खुद वहीं खड़े रहे। उनके सभी साथी भाग चुके थे, लेकिन हेमू को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहली बार था जब हेमू अंग्रेजों के हाथ आए थे। पहले से ही ब्रिटिश सरकार उनके कार्यों से परेशान थी। इस घटना को लेकर हेमू पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजी सिपाहियों ने हेमू को जेल के अंदर बहुत प्रताड़ित किया। वे उनसे उनके साथियों के नाम उगलवाना चाहते थे, मगर कई सारी यातनाएं झेलने के बाद भी हेमू ने अपना मुंह नहीं खोला। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें कई सारे प्रलोभन भी दिए। इसके बावजूद उन्होंने अपने दोस्तों का नाम नहीं बताया। सक्खर के मार्शल लॉ कोर्ट ने प्रधान कार्यालय के मुख्य अधिकारी कर्नल रिचर्डसन के अनुमोदन के लिए आजीवन कारावास के अपने फैसले को आगे बढ़ाया। रिचर्डसन क्रांतिकारियों के सख्त खिलाफ थे और एक युवा लड़के का ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना उन्हें हजम नहीं हुआ। बदले की भावना के साथ उन्होंने हेमू के आजीवन कारावास को मौत की सजा में बदल दिया। जब हेमू को फांसी की सजा का फरमान सुनाया गया तो एक ओर जहां लोगों की आंखें नम थी, वहीं दूसरी ओर हेमू की आंखों में चमक दिख रही थी। ब्रिटिश शासन के इस फैसले से सिंध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगा। कई बड़े राजनेताओं व क्रांतिकारियों ने भी इस फैसले का विरोध किया। इसके बावजूद इस नौजवान क्रांतिकारी को 19 साल की उम्र में 21 जनवरी 1943 को सक्खर जेल में फांसी दे दी गई। हेमू की मृत्यु की खबर सुनते ही समस्त भारत के लोग बेहद दुखी हुए। उनकी अंतिम यात्रा में कई बड़े क्रांतिकारियों के साथ हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सन 1945 में अपनी सिंध यात्रा के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शहीद हेमू कालाणी की माताजी श्रीमती जेठी बाई कालाणी से मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हेमू कालाणी के परिवार को स्वर्ण पदक प्रदान कर इस शहीद को श्रद्धांजलि दी। 18 अक्टूबर 1983 के दिन देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शहीद हेमू कालाणी की माताजी की उपस्थिति में हेमू के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। इसके बाद 21 अगस्त 2003 के दिन भारत के संसद भवन में शहीद हेमू कालाणी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसका लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों में शहीद हेमू कालाणी का नाम सदा गौरवान्वित एवं अजर अमर रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा हेमू कालाणी का हमने संसद में भी एक बहुत बड़ा स्टैच्यू लगाया है। हेमू कालाणी के नाम से भारत में बाद में स्टैम्प टिकट भी जारी की गई और हमने अपनी स्मृतियों में रखा है। और ब्रह्मनाथ उसको शत शत प्रणाम कर रहा है। उसकी याद चिरंजीव रहेगी। सिंध जब तक हमारे पास वापस नहीं आएगा और हम जब तक सिंध में अपने विचार और अपनी सांस्कृतिक चेतना को फिर से सक्रिय नहीं कर सकेंगे, तब तक हेमू कालाणी हमारी स्मृतियों में रहेंगे। जब कभी मौका मिला सिंध में बड़ा सा उसका स्मारक भी बनेगा, हमें पूरा यकीन है। तो आज तो इतना ही। अगले अंक में अगले सप्ताह फिर हम आपसे मिलेंगे।
कुछ नई सोच, कुछ नए विचार और कुछ नए से आपके साथ विषय लेकर शेयर करेंगे। तब तक आप सावधान रहिए, राष्ट्र के साथ जागते रहिए और ब्रह्मनाथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।